कक्षा 11वीं के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के एक पाठ के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा, उसको समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। तो काव्यखंड से ली गई इस कविता का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती और इसके कवि हैं श्री त्रिलोचन शास्त्री। कविता की व्याख्या करने के पूर्व हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि परिचय में हमें दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान, इन चार बिंदुओं की आवश्यकता होती है। परंतु आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम आचार्य त्रिलोचन शास्त्री जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। हिंदी के आधुनिक काल के कवियों में प्रतिष्ठित कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म 20 अगस्त सन 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी कटघरा पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इन सभी भाषाओं में आप निपुण थे तथा हिंदी में आपने अनुशासनपूर्ण, व्याकरण सम्मत एवं मुक्तक काव्य की रचना की है। बहुभाषाविद कवि होने के कारण आपको शास्त्री के नाम से भी संबोधित किया गया है। आपके लिए साहित्य सेवा के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको महात्मा गांधी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। इस तरह से हम कवि के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने मूल दो रचनाओं की ओर। बहुभाषाविद त्रिलोचन शास्त्री जी ने साहित्य सृजन में अनेक रचनाएं की हैं। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, शब्द आदि अनेक रचनाएं हैं जो प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। तत्पश्चात अब हम अगले बिंदु अर्थात इनके भाव पक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाव पक्ष के अंदर आपके लिए क्या लिखना है? भाव पक्ष सहज अनुभूति को सरल रूप में व्यक्त करना, सरल अभिव्यक्ति प्रदान करना आपकी विशेषता है। आपने बहुधा जनजीवन की सहज स्वाभाविक व्याख्या की है और इसके सन्निकट रहते हुए अपने काव्य में इनका सहजता से चित्रण किया है। ऐसा अन्यत्र दुर्लभ होता है। यही आपके काव्य के भाव की विशेषता है। अगला बिंदु आता है कला पक्ष। इसके अंतर्गत लिखेंगे चमत्कार, बनावटीपन तथा कठिनता से आप मुक्त रहते हैं। आपके काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहजता के साथ हुआ है। प्रतीक, बिंब भी आपने लोक जीवन से ही लिए हैं। अतः आपका काव्य अत्यंत सरल, सहज एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। अंत में साहित्य में स्थान में लिखेंगे आधुनिक काल के वरिष्ठ कवियों में प्रतिष्ठित त्रिलोचन जी का लोक जीवन से गहरा संबंध रहा है। उनके काव्य में वह साकार हो उठा है। अपनी सरलता, सहजता, स्पष्टता के कारण चिरकाल तक आपका हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व स्थान रहेगा। इस प्रकार से हम कवि श्री त्रिलोचन शास्त्री जी के जीवन परिचय को समझ सकते हैं। अब हम अपने मूल कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा एक अबोध बालिका है, अनपढ़ है। उसके लिए काले अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि वह लिखना पढ़ना नहीं जानती है। और यह एक छोटी सी घटना के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि वर्तमान परिवेश में साक्षर होना कितना आवश्यक है। काले शब्द का प्रयोग करके कवि ने निरक्षरता की ओर इशारा किया है और इस बात का भी संदेश दिया है कि साक्षर होना कितना आवश्यक है, साक्षर होने के क्या क्या लाभ हैं।
चिन्हती शब्द का तात्पर्य होता है पहचानना या जानना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्रमांक 1 से। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकाला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। इस तरह से यह पद यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लें। चिन्हती यानी पहचानती, अचरज यानी आश्चर्य, चिन्हों अर्थात चिन्हों या अक्षरों, स्वर अर्थात आवाज़, ग्वाला यानी कि गाय चराने वाला, चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर जैसे गाय भैंस, और चरवाही अर्थात गाय भैंसों को चराना। इस तरह से हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस पद के संदर्भ और प्रसंग की ओर। पहले हम संदर्भ लिखेंगे। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड के पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से अवतरित है। इसके रचयिता कवि त्रिलोचन शास्त्री हैं। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में प्रगतिशील काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि त्रिलोचन जी ने पढ़ाई लिखाई के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो अनपढ़ हैं उनको इसके महत्व से जोड़ने का प्रयास किया है। चलिए इसके पश्चात चलते हैं हम व्याख्या की ओर। कवि बताते हैं कि चंपा नामक यह लड़की एकदम अनपढ़ है। यह काले काले अक्षरों को पहचान तक नहीं पाती है क्योंकि वह निरक्षर है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह जिज्ञासावश कौतूहलवश मेरे पास आ जाती है और मुझे उन अक्षरों को बाँचते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उन आश्चर्यपूर्वक उन शब्दों को सुनती है। मेरे इस प्रकार काले काले अक्षरों को देखकर पढ़ने पर उसे अत्यंत विस्मय होता है, आश्चर्य होता है और वह सोच सोचकर हैरान परेशान हो उठती है कि इन काले अक्षरों से मैं ध्वनि या स्वर कैसे निकाल पाता हूँ। चंपा इस कार्य में अत्यंत विस्मित होकर के तन्मयतापूर्वक संलग्न होकर के देखती है। चंपा कौन है? चंपा सुंदर नामक एक ग्वाले की बेटी है जो अपना जीवन यापन करने के लिए गाय भैंस पालता है। चंपा इस कार्य में अपने पिता का सहयोग करती है और अपने उन जानवरों को 4 पैर वाले जानवरों को चराने के लिए जंगल जाती है और चराने का काम करती है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग व्यंग्यात्मक एवं यथार्थ का चित्रण करने वाला है। साक्षरता के दृष्टिकोण से ग्रामीण अंचल की वास्तविकता प्रकट होती है और अक्षर, चिन्हती, अचरज इत्यादि देशज शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। इस तरह से कविता का यह पहला पद यहाँ पर पूर्ण होता है और अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर।
क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। यहाँ पर ये दूसरा पद पूर्ण हो जाता है। शब्दार्थ देख लें। चंचल का मतलब शरारती, नटखट का मतलब हास परिहास करने वाला या वाली, चुराने वाली, चुलबुली, और कलम का मतलब होता है लिखने वाला पेन। कागज मीन्स होता है कागज, गोदना अर्थात लिखना। इसके पश्चात चलते हैं हम संदर्भ की ओर। संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे कि कवि त्रिलोचन जी ने इन पंक्तियों में चंपा के बाल्यपन की शरारतों का और उसके नासमझ कार्यों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि चंपा बाल्यावस्था में की जाने वाली शरारतें करती है और स्वभाव से वह बहुत अच्छी है। थोड़ी शरारती, हास्य विनोद करने वाली, मस्ती करने वाली लड़की है। कभी कभी उसकी शरारतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह कवि को परेशान करने लगती है। कवि से आंख बचा करके वह कवि की कलम ले जाती है और कवि जब लिखने के लिए अपनी कलम को ढूंढते हैं तो वह उसे छिपा देती है। ऐसे में अपनी कलम ना मिलने के कारण कवि परेशान हो उठते हैं। जैसे तैसे वह कलम को इधर उधर चारों ओर देखकर ढूंढ लेते हैं। तब वह कवि पाते हैं कि अब उनके कागज भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वह उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। इस प्रकार चंपा कवि के साथ हंसी मजाक व शरारत करके उन्हें परेशान करती है, जो उसके बाल सुलभ मन की स्वाभाविक गति को प्रकट करता है। कवि भी परेशान होने के बाद भी चंपा की शरारतें, उनका नटपटपन उनके लिए कभी नहीं सताता, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता। इसके बाद कवि को सदैव पेन से कागज पर लिखता देख करके आश्चर्य में डूबी हुई चंपा उन्हें उलाहना सा देते हुए कहती है कि तुम पूरे दिन बैठे बैठे कागज पर लिखते रहते हो, ये काले काले अक्षर बनाते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? इससे तुम्हें क्या आनंद प्राप्त होता है? पढ़ाई लिखाई के महत्व से अनभिज्ञ चंपा के इन भूले वचनों को सुनकर अक्सर कवि महोदय की हंसी छूट पड़ती है। इस पर चंपा उन्हें हंसता हुआ देखकर मारे आश्चर्य के चुप हो जाती है। तात्पर्य यह है कि चंपा अपनी नटखट शरारतों से कवि को परेशान किया करती है, परंतु कभी इस बात का कवि ने बुरा नहीं माना और चंपा के इस भोलेपन पर वह प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ जाते हैं। व्याख्या पूर्ण होने के बाद काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि चंपा की बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। अनपढ़ चंपा द्वारा कवि को लिखने पर उलाहना देना एक बिंब निर्मित करता है। छंद मुक्त रचना है, संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, शांत रस एवं प्रसाद गुण विद्यमान है। इस तरह से हम इस दूसरे पद को भी पूर्ण कर लेते हैं और अब बढ़ते हैं हम तीसरे पद की ओर। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इस तरह से यहाँ पर आपका यह तीसरा पद भी पूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं हम तीसरे पद के शब्दार्थ की ओर। हारे गाढ़े काम
सरेगा अर्थात कठिनाई में काम आएगा, विपत्ति में काम आएगा। इसके पश्चात अन्य कोई शब्द विशेष कठिन है नहीं। संदर्भ हमें पूर्वानुसार ही लिखना है। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी ने गांधी जी की इच्छा के अनुरूप चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह दी है, किंतु चंपा इसकी परवाह किए बिना उस सलाह को अस्वीकार कर देती है। व्याख्या समझिए। एक दिन कवि जब लिख पढ़ रहे थे तब नित्य प्रति की भांति उनके सम्मुख आकर चंपा उपस्थित हो जाती है। कवि ने अपने कार्य को रोक करके चंपा को समझाना शुरू किया कि चंपा, तुम स्वयं भी पढ़ना लिखना सीख लो, मुसीबत के समय यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। वास्तव में कवि निरक्षर चंपा को साक्षर बनाना चाहते थे ताकि विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई उसके काम आ सके। कवि चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व बताते हुए इसके लिए प्रेरित करते हैं और कवि कहते हैं कि महात्मा गांधी जी भी चाहते हैं कि देश के सभी नागरिक पढ़ना लिखना सीखें और वे साक्षर बने। निरक्षर चंपा बाल सुलभ समझ के साथ कवि को उत्तर देती है कि वह तो नहीं पढ़ेगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बापूजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यदि वह अच्छे व्यक्ति हैं तो किसी को पढ़ने लिखने की सलाह कैसे दे सकते हैं, और यदि वह दूसरों से चाहते हैं कि वे पढ़े लिखें तो वह अच्छे व्यक्ति कैसे हुए। मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, अतः मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर व्याख्या पूर्ण हो जाती है। काव्य सौंदर्य में निरक्षर चंपा की मनोभावना उभर कर सामने प्रस्तुत हो जाती है। पढ़ने लिखने को वह अच्छा नहीं मानती है। कवि ने बहुत ही स्पष्ट और सरल चित्रण के माध्यम से साक्षरता पर विशेष बल दिया है। संवाद शैली का प्रयोग किया है। छंद मुक्त रचना है। शांत और विषाद गुणों का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं सुबोध है। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं इस कविता के पद क्रमांक 4 की ओर। पद क्रमांक 4 को पहले हम पढ़ लें, इसके पश्चात व्याख्या करेंगे। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। शब्दार्थ: ब्याह मतलब विवाह, शादी। गौने जाना अर्थात ससुराल जाना या अपने पति के घर जाना। बालम अर्थात पति। संदेशा अर्थात संदेश। संदर्भ पूर्व की भांति ही लिखा जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि चंपा को पढ़ा और लिखा देखना चाहते हैं, इसलिए पढ़ने की सीख देते हैं। पढ़ने के लाभ बताते हुए उसे विवाह के पश्चात की परिस्थितियों के बारे में सचेत करते हैं। व्याख्या: कवि चंपा को समझाते हुए पुनः कहते हैं कि चंपा, पढ़ना लिखना सीख लेना बहुत ज़रूरी है। यह भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह करवा देंगे। विवाह के पश्चात तुम अपने पति के साथ उसके घर अर्थात तुम अपनी ससुराल में जाओगी। कुछ दिन तक तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, परंतु उसके पश्चात कामकाज के लिए जीविकोपार्जन के कारण वह दूर शहर कलकत्ता चला जाएगा। तुम्हें तो मालूम ही है कि कलकत्ता कितनी दूर है। वह बहुत दूर है। वहाँ से वह तुमसे मिलने बार बार नहीं आ सकेगा। तब तुम अपने पति को याद करके उन्हें
कैसे अपने संदेश भेज पाओगी? यदि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, अर्थात तुमने यदि पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, तो तुम उन तक अपनी बात, अपने संदेश को, अपने मन की बात को कैसे पहुंचा पाओगी? इस तरह से कवि अंत में कहते हैं कि तुम अपने पति के पत्र को पढ़ने के लिए साक्षर होना तुम्हें आवश्यक है। तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा कि तुम पढ़ लिख लो। इस तरह से यहाँ पर इस पद का अर्थ पूर्ण होता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पढ़ाई की आवश्यकता को एक यथार्थवादी उदाहरण के माध्यम से कवि ने चित्रित किया है। अनपढ़ चंपा को पढ़ने के लिए राजी करना कवि के लिए एक दुष्कर कार्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चंपा ना पढ़ने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होती है। इस पद में संवाद शैली का प्रयोग है, छंद मुक्त रचना है, शांत और प्रसाद गुण का प्रयोग है, भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। इस तरह से हम इस पूरे पद की व्याख्या को समझ सकते हैं। और अब अंत में 5वें पद की व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसमें लिखा है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह करूंगी कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। शब्दार्थ के अंतर्गत लिखेंगे, व्याह पूर्वानुसार विवाह या शादी, बालम अर्थात पति, बजर अर्थात वज्र, विपत्ति, आपदा। संदर्भ पूर्वानुसार ही रहेगा। चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन जी ने निरक्षर चंपा के पढ़ाई लिखाई के प्रति उत्साहवर्धन किया है, उसको प्रेरित किया है कि वह पढ़ाई लिखाई करे, और चंपा के माध्यम से उन्होंने यह संदेश समाज के लिए प्रेषित किया है कि शिक्षित होना कितना आवश्यक है। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अनपढ़ चंपा को पढ़ने के लिए तरह तरह से प्रेरित करते हुए कवि के समस्त प्रयास व्यर्थ जाते प्रतीत होते हैं। बाल सुलभ गुस्से से भरी चंपा कवि की बातों को मिथ्या बताते हुए कहती है कि हे राम, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। पढ़ाई लिखाई से मेरे विवाह का क्या नाता है, क्या संबंध है? तुम देख लेना कि मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, और यदि किसी कारण से मेरा विवाह हो भी गया तो भी मैं अपने होने वाले पति को सदा अपने साथ ही रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। कामकाज के लिए अथवा कमाई के लिए कलकत्ता जाने से मैं उन्हें रोक दूंगी, और पति को अपने से दूर कदापि नहीं भेजूंगी। ऐसे बड़े शहर कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात खूब विपत्ति आए, खूब आपदा आए, जो किसी से उसके बालम अर्थात प्रियतम या पति को दूर करता हो। वास्तव में चंपा के बाल मन में यह बात किसी प्रकार घर कर गई है कि लोग पढ़ लिख कर धन कमाने के लिए अपने घर एवं परिवारजनों से बहुत दूर चले जाते हैं, जिससे घर वालों को अत्यधिक परेशानी या कष्ट होता है। इससे घर टूटते हैं, उनकी पत्नियां कष्ट सहती रहती हैं। यह सब जानते हुए भी कवि क्यों उसको पढ़ने लिखने की सलाह दे रहे हैं? उसे आशंका है कि यदि उसका पति भी उसे घर छोड़ करके और कलकत्ता चला जाएगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वह इस तरह से प्रतिवाद करती है और कामना करती है कि ऐसे कलकत्ते पर वज्रपात हो जाए। बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। अधिक धन कमाने के लिए लालच में लोगों का महानगरों की ओर पलायन करना और उनकी इस प्रवृत्ति को चंपा के माध्यम से, विरोध के माध्यम से व्यक्त करना इस पद का मुख्य उद्देश्य है।
भाषा सरल, स्पष्ट एवं स्वाभाविक है। हाय राम, ब्याह, बालम आदि शब्द से ग्रामीण अंचल की खुशबू आती है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। इस तरह से प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप इस सुंदर सी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के शब्दार्थ भावार्थ को जान गए। अगले वीडियो में इस से संबंधित अभ्यास कार्य को लेकर शीघ्र उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।